एक लड़की जिसकी गोद में एक बच्चा है और अपने बच्चे को लेकर वह अपने मायके जाती है अपने घर पर। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे को खटखटाती है तो अंदर से उसका पिता दरवाजा खोलता है और जैसे ही वो घर के अंदर जाने के लिए बोलती है तो पिता उसे धक्के देकर वहां से भगा देता है। कहता है कि निकल जा यहाँ से, तेरी इस घर के अंदर कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद वह लड़की अपनी आंखों में आंसू लेकर अपने पिता के पैर पकड़कर उसे माफी मांगने लगती है, लेकिन पिता उसकी एक नहीं सुनता और उसे धक्के देकर वहां से भगा देता है। गांव वाले भी जब उसे देखते हैं तो देखने के बाद वो भी अपनी नजरें फेर लेते हैं, यानी कि कोई भी उस पर तरस नहीं खाता है। कौन थी वह लड़की और किस वजह से एक पिता ने अपनी बेटी को ही धक्के देकर इस तरह से घर से बाहर निकाल दिया और उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेंडमन चैनल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के एक गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और 3 उनके बच्चे हैं। एक सबसे बड़ा लड़का है, उससे छोटी एक लड़की है और उससे छोटी एक और लड़की है। परिवार के मुखिया का नाम राजकुमार होता है और राजकुमार की जो बीच वाली बेटी होती है उसका नाम होता है कविता। कविता जो कि फिलहाल स्कूल पढ़ने के लिए जाया करती है। राजकुमार किसान आदमी है, यानी कि खेती बाड़ी करके अपने घर का खर्च चलाया करता है और अपने जीवन को सहजता से जिया करता है। अब कविता जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है तो उसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से हो जाती है जो कि गांव का ही रहने वाला था और जिसका नाम होता है चेतन। अब जब कविता की मुलाकात चेतन से हो जाती है तो दोनों एक दूसरे की तरफ पहले तो देखने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच में प्यार गहराने लगता है और दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। धीरे धीरे उसकी स्कूली पढ़ाई कंप्लीट होती है और इधर उनका प्यार जो होता है वो परवान चढ़ने लगता है। गांव में ही वो लोग इधर उधर एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं और धीरे धीरे ये बात गांव में फैल जाती है और फैलते फैलते यहां पर जो कविता का पिता होता है राजकुमार उसके पास तक पहुंच जाती है। अब जब पिता ये बात सुनता है कि उसकी बेटी इस तरह से कर रही है और गांव में उसकी बदनामी हो रही है तो उसके बाद वह अपनी बेटी को समझाने लगता है और कहता है कि इस तरह से मत कर बेटी, ये बहुत ही गलत है। अब जो कविता होती है चूंकि उसने स्कूली पढ़ाई कर ली थी और उसके बाद वो कहने लगती है कि पिताजी ये मैं उससे प्यार किया करती हूँ और अगर मेरी उससे शादी हो जाए तो आपको इससे क्या प्रॉब्लम है, मैं उसी से शादी करूंगी और उसी के साथ जीवन जीऊंगी। अब ये बात सुनकर जो पिता होता है वो एकदम से गर्म हो जाता है, कहने लगता है कि तूने समझ क्या रखा है, ये गांव है और गांव से गांव में शादी नहीं हुआ करती, तू बहुत ही गलत कर रही है और तू बिल्कुल चुप रहे, बिल्कुल अगर तूने एक भी वर्ड बोला तो फिर देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तक जब पिता प्यार से बात कर रहा था तो कविता बार बार सवालों के जवाब दे रही थी, लेकिन जब पिता उसे धमकाता है तो उसके बाद वो एकदम से चुप हो जाती है और उसके बाद जो पिता होता है वो सोचता है कि अगर बेटी को अब ढीला छोड़ दिया तो उसके बाद बदनामी हो जाएगी और इसी वजह से वह अपनी बेटी के लिए इधर उधर रिश्ता ढूंढने लगता है। ढूंढने से एक लड़का उसे मिल भी जाता है जिस लड़के का नाम होता है मनोज। अब मनोज से वह अपनी बेटी की शादी करा देता है। मनोज काफी सीधा साधा भोला भाला लड़का था और शादी होने के बाद जो लड़की होती है वह उसके घर में दुल्हन बनकर चली जाती है। वहां पर जाने के बाद जो मनोज होता है वह उसे सब तरह से यानी कि अच्छी तरह से रखता है, कोई भी कैसी भी बात नहीं होने देता, यानी कि कभी धमकाना या फिर कोई ऐसी बात नहीं करता है जिन बातों से कविता को कोई भी परेशानी हो। वहां पर वो रहने लगती है, लेकिन इधर जो चेतन होता है, चेतन को न जाने क्या होता है और वह अब कविता को नहीं भुला पाता है। इसी वजह से जो चेतन होता है वो कैसे भी करके अब उसकी ससुराल में एंट्री करना चाहता है, क्योंकि यहां पर उसके मायके वालों को तो सब कुछ पता है और जब भी वो कभी मायके आया करती है तो वो लोग उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा करते हैं, वहां से खुद ही लेकर आया करते हैं और खुद ही छोड़कर जाया करते हैं। तो इसी वजह से वह उससे मिलने के लिए जब बेकरार होता है तो वह उसके पति मनोज के बारे में जांच पड़ताल निकालने लगता है। अब जब वह जांच पड़ताल निकालता है तो उसे पता चलता है कि मनोज का एक बड़ा भाई है जिसका नाम उदयवीर है और उदयवीर एक कंपनी में काम किया करता है। इसी वजह से यहां पर जो चेतन होता है वह सीधा उदयवीर की जो कंपनी होती है उसके बाहर वाली चाय की टपरी पर बैठ जाता है और राह देखने लगता है कि कभी तो लंच के टाइम में वो बाहर निकलेगा और उसके बाद उससे नजदीकियां बढ़ाऊंगा और नजदीकियां बढ़ाने के बाद उसके घर तक पहुंच जाऊंगा और फिर मेरी मुलाकात कविता से हो जाएगी। यानी कि प्यार अपने विराट रूप पर था और चेतन को लग रहा था कि अगर वो नहीं मिली तो कुछ भी नहीं होगा। इसी वजह से यहां पर वह बैठा रहता है और जैसे ही उदयवीर बाहर निकलता है तो उसके बाद वह उससे बातचीत करने लगता है
और धीरे धीरे 10 से 15 दिन के अंदर दोनों काफी अच्छे मित्र बन जाते हैं। अब जब वो मित्र बन जाते हैं तो चेतन तरह तरह के बहाने लगाकर कैसे न कैसे करके एक दिन उसके घर ही पहुंच जाता है। अब जैसे वो घर जाता है तो यहाँ पर अब उसके घर में एक फ्रेंड की तरह यानी कि उसके जेठ के फ्रेंड की तरह आता है। तो सभी लोग उसका अच्छे से आदर सम्मान करते हैं, बातचीत करते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। पूछताछ के दौरान चेतन अपने गांव का नाम बताता है और जैसे वो गांव का नाम सुनते हैं तो कहते हैं कि उस गांव में तो हमारी रिश्तेदारी भी है और तुम तो दोस्त से बढ़कर भी हुए। तो उसके बाद जो चेतन होता है वो कहता है कि अच्छा कौन है रिश्तेदारी में। तो उसके बाद वो उसे वहां पर बुला देते हैं यानी कि छोटे भाई मनोज की पत्नी को। और जैसे ही मनोज की पत्नी वहां पर आती है और चेतन को सामने बैठा हुआ देखती है तो एकदम से सन्न रह जाती है कविता कि ये यहां पर कैसे। उसके बाद उसकी सास कहती है बेटा ये तुम्हारे गांव का ही है, क्या तुम इसे जानती हो। तो उसके बाद कविता कहती है कि हाँ मैं इसे जानती हूं, हमारे ही पड़ोस में रहा करता है, ज्यादा दूर घर नहीं है और ये यहां पर कैसे आया। तो उसके बाद वो लोग बताते हैं कि तेरा जो जेठ है ना उसका ये दोस्त है और इसी वजह से ये यहां पर आया है उनके साथ और आज ही यहीं पर रुकेगा। इस बात को सुनकर कविता हैरान तो होती है लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये खुशी थी कि आज वह अपने प्यार से मिल पाएगी। उसे पता चल गया था चेतन भी इसी वजह से यहां पर आया है। और इसके बाद धीरे धीरे रात होती है और रात के समय में जो चेतन होता है वह कविता से मिल लेता है एक जगह पर। यहां पर दोनों एक दूसरे से काफी दिनों बाद मिले थे और दोनों काफी देर तक अच्छा समय बिताते हैं। धीरे धीरे अब इसी तरह से समय चलने लगता है। यहां पर जो चेतन होता है वह मनोज के बड़े भाई उदयवीर के साथ उसके घर आया करता और घर आने के बाद कविता के साथ मिला जुला करता और यहां पर आकर कविता से मजाक भी करने लगता है। लेकिन तभी यहां पर जो मनोज होता है उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और वह इस बात का विरोध करने लगता है। कहता है कि देखो भाई तुम आते हो ठीक है लेकिन मेरी पत्नी से इस तरह से मजाक मत करो, वो तो तुम्हारी बहन लगा करती है ना गांव के नाते से। तो वो कहता है कि हाँ फिर मैं क्या ऐसा कह रहा हूं, ऐसे छोटी मोटी बातें तो सभी में चला करती हैं। ऐसा कहकर वह इन बातों को फिलहाल तो टाल देता है और इसी तरह से करने लगता है। लेकिन जब मनोज को ये बातें को ज्यादा बढ़ती दिखाई देती हैं तो उसके बाद वो अपने ससुर के पास फोन करता है और ससुर को बता देता है कि इस तरह से एक चेतन नाम का लड़का है और वह यहाँ पर ऐसे ऐसे आया करता है। जब ससुर इस बात को सुनते हैं तो एकदम से समझ जाते हैं कि बहुत कुछ गड़बड़ है और उसके बाद कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो उस लड़के को दामाद जी आप घर मत आने दो क्योंकि उसके बारे में मैं आपको फिर कभी बता दूंगा। ऐसा कहकर वह उसे घर आने से मना करने लगते हैं और ऐसा ही मनोज करता है। जब इस बार चेतन उसके घर आता है तो यहाँ पर जो मनोज होता है वह उसे दरवाजे पर ही रोक लेता है और कहता है कि मेरे घर के अंदर तुम्हें आने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर अब तक उसके पिताजी ने यानी कि कविता का जो पिता होता है उसने मनोज को सब कुछ बता दिया था कि ऐसे ऐसे प्रेम प्रसंग में था और इसी वजह से हमने इससे शादी की है तुम्हारी, हमें माफ कर देना, गलती तो हो गई है लेकिन कैसे भी करके हमारी लाज को बचा लो। तो उसी वजह से जो मनोज होता है वह उसे घर के अंदर नहीं घुसने देता है। लेकिन यहाँ पर चेतन इस बात को लेकर बखेड़ा खड़ा करने लगता है और कहता है कि तुम ऐसा भला क्यों कर सकते हो, मैं तो घर के अंदर आऊंगा, मेरे दोस्त का घर है। लेकिन जब वह जबरदस्ती करता है तो उसके बाद जो मनोज होता है वह अड़ोसी पड़ोसियों को बता देता है कि इसे यहाँ से भगाओ, जबरदस्ती मेरे घर में घुस रहा है। और उसके बाद अड़ोस पड़ोस वाले वहां पर आकर उसे बुरी तरह से पिटाई लगाते हैं और पिटाई लगाने के बाद धक्के देकर उस गांव से बाहर तक छोड़ देते हैं। अब चेतन तो पिटाई खाने के बाद यहां से चला गया था लेकिन तभी उसके जब भाई को उदयवीर को पता चलता है कि उसने उसके दोस्त को इस तरह से भगा दिया है तो उसके बाद वो कहने लगता है कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। तो यहां पर छोटा भाई अपने बड़े भाई को पूरी बात बताता है। कहता है कि भाई ये तुम्हारे लिए नहीं आया करता है, ना ये तेरे को दोस्त है, ये तो केवल मेरी पत्नी के लिए आया करता है क्योंकि इसके और उसके नाजायज प्रेम प्रसंग थे। इस बात को सुनकर बड़े भाई को भी हैरानी होती है और वह अपने छोटे भाई से माफी मांगता है। कहता है कि माफ कर दे छोटे, गलती हो गई, लेकिन मुझे क्या पता था कि ऐसा भी होगा। दोनों भाई एक दूसरे के गिले शिकवे को खत्म कर देते हैं और उसके बाद वहीं पर रहने लगते हैं। लेकिन जैसे इन बातों को 2 दिन बीतते हैं तो 2 दिन बाद अचानक से लड़की के माता पिता यहां पर आ जाते हैं और आने के बाद उसे समझाने लगते हैं। कहते हैं कि बेटी ऐसा मत कर, ये कुछ भी ठीक नहीं है और ये बहुत ही गलत कर रही है। इधर वह उसकी ससुराल वालों से भी माफी मांगते हैं क्योंकि मनोज ने उन्हें यहां पर बुलाया था और कहा था कि आप एक बार इसे समझा दो, ये ठीक नहीं है, अगर ऐसी बात थी तो इसे उसे यहां से भगा देना चाहिए था। तो माता पिता आकर उसे खूब समझाते हैं 1-2 घंटे तक और उसके बाद वहां से वापस चले जाते हैं। लेकिन कविता के ऊपर बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसके बाद 2 दिन और बीतते हैं इन बातों को। लेकिन 2 दिन बाद जब सुबह सुबह उठकर जब मनोज देखता है घर के अंदर तो उसे कविता कहीं भी नहीं दिखाई देती है और इसके बाद उसे यह भी पता चलता है कि घर के अंदर से पैसे और कीमती जेवर जो है वो गायब है। इस बात को देखते ही यहाँ पर जो मनोज होता है वो समझ जाता है कि हो ना हो उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ फरार हो चुकी है। वह इस बात की खबर अपने ससुर जी को देता है और ससुर जी जब इस बात को सुनता है तो फौरन से चेतन के घर जाता है। लेकिन चेतन भी अपने घर से फरार होता है। वह जाकर उसके घर वालों को यह बात बताता है कि ऐसा ऐसा हो गया है और उसने तो
हमारे साथ ऐसा ऐसा कर दिया है। तो यहाँ पर जो चेतन के पिता होते हैं वह भी राजकुमार के साथ हो लेते हैं और कहते हैं कि भाई साहब जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है, गांव से गांव ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, और चलो मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ ढूंढने के लिए, और जहां भी मिल जाएंगे वहां पर उन्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। अब जैसे वो लोग उन्हें ढूंढने के लिए इधर उधर जाते हैं तो तभी उन्हें पता चलता है कि जो चेतन है वो कविता को लेकर गांव में पहुंच गया है और वह अपने घर में चला गया है। इस बात को सुनकर सभी लोग वहां से वापस आ जाते हैं और जो लड़की और लड़के का दोनों के पिता होते हैं वो तो उन्हें बुरी तरह से पिटाई लगाने के लिए घर के अंदर घुसने लगते हैं। लेकिन जब गांव वालों को यह बात पता चलती है कि दोनों पिता अपने अपने बच्चों को इस दुनिया से विदा करना चाहते हैं, इतने गुस्से में हैं, तो उसके बाद जैसे तैसे करके उन्हें रोका जाता है और रोकने के बाद कहा जाता है कि भाई देखो ऐसा मत करो, अगर तुम ऐसा कर दोगे तो उसके बाद जो तुम्हारा परिवार है उसके साथ क्या क्या होगा शायद तुम्हें भी नहीं पता है, क्योंकि ये सब कुछ कानूनी बातें हैं और कानून को कभी भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए वरना जी का जंजार बन जाता है। इसके बाद वो लोग पूछने लगते कि तो फिर क्या करें, इसने हमारी चारों तरफ नाक कटवा दी, दोनों बच्चों ने बहुत ही गलत किया है, गांव से गांव भला शादी हुआ करती है। तो उसके बाद यहाँ पर जो लोग इकट्ठा थे वो कहने लगते कि अगर ऐसी बात है तो एक पंचायत बुलाओ और पंचायत के अंदर पंच लोग ये फैसला कर देंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए ताकि तुम्हारी इज्जत भी बनी रहे, क्योंकि जब पंच ये सोचेंगे कि माता पिता खुद ही अपने बच्चों से पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं इन चीजों के लिए तो तुम्हें भला कौन क्या कहेगा। इसके बाद ये ऐसा ही उन्हें ठीक लगता है और ऐसा ही वो लोग करते हैं। अगले दिन ही पंचायत का आयोजन किया जाता है और पंचायत के अंदर दोनों को खड़ा किया जाता है। साथ में यहाँ पर उसके पति मनोज को भी बुला लिया था और उसके परिवार वालों को भी बुला लिया था। पंचायत के अंदर जब इस लड़की से कहा जाता है कि बेटी ये बहुत ही गलत है तो वह साफ बोल देती है कि देखो आप लोग हमारे बीच में बोलने वाले कुछ भी नहीं है, कानूनन तौर पर हम लोग बालिग हैं और हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारे अधिकार हैं। इसके बाद यहाँ पर जो पंच होते हैं वह इसकी इस बात को सुनते हैं और फिर उस लड़के से कहते हैं, तो लड़का भी यही बात कहता है कि आप लोग हमारे बीच में बोलने वाले कोई भी नहीं होते। तभी यहाँ पर पंचों के जरिए ये फैसला लिया जाता है कि अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो इन्हें ना गांव से निकासा दे देना चाहिए, क्योंकि जब ये हम लोगों की मान ही नहीं रहे हैं तो गांव में रहने का इन्हें कोई भी अधिकार नहीं है। अब चूंकि जो चेतन होता है उसके नाम कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी, भले ही वो अपने पिता के साथ रहा करता था, तो इसी वजह से जो चेतन का पिता होता है वह अपने बेटे से कह देता है कि अगर तुझे इस लड़की के साथ ही रहना है तो निकल जाए यहाँ से और मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगा और हमारी तरफ से आज से तू इस दुनिया में है ही नहीं। ऐसा कहकर वह उसे अपनी आंखों से ओझल होने के लिए कह देते हैं। और इधर जो लड़की का पिता होता है वो भी ऐसा ही अपनी बेटी से कह देता है, कहता है कि बेटी आज के बाद ना तो मुझे अपनी शक्ल दिखाना और मुझसे कोई भी ताल्लुकात रखने की जरूरत नहीं है और इस गांव में तो भूल कर भी मत आना। गांव वाला का भी यही फैसला होता है और ऐसा कहकर वो लोग उन्हें वहां से निकाल देते हैं। दोनों के दोनों गांव छोड़कर चले जाते हैं और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ ये बातें चर्चा का विषय तो बनती हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये बातें दब जाती हैं और जब इन बातों को लगभग 3 साल बीत जाते हैं तो 3 साल बाद अचानक से जो कविता होती है वह अपनी गोद में एक बच्चे को लेकर बड़ी बुरी हालत में वापस से उस गांव में आती है। और जैसे उस गांव में आती है तो सभी लोग उसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। इधर यहाँ पर धीरे धीरे जब अपने पिता के घर पर पहुंचती है तो वहां जाकर दरवाजा खटखटाती है। जैसे ही दरवाजा खटखटाती है तो अंदर से पिता राजकुमार दरवाजा खोलते हैं और सामने अपनी बेटी को देखते ही एकदम से उनकी आंखों में वो सारे अपमान के भाव झलक आते हैं। जब वो कभी बैठक पर बैठे रहा करते तो बार बार उन्हें कहा जाता कि इसकी बेटी ने तो ऐसा कर दिया, बहुत ही गलत किया है, थोड़े से संस्कार अच्छे दे लेता तो कोई भी दिक्कत नहीं थी। क्योंकि दोस्तों उसके बाद ये बातें चर्चा का विषय बनी थी और उस टाइम पर भले ही उन लोगों ने वैसे उससे नहीं कहा था, लेकिन मुंह पर तो ऐसी बातें ढेर सारी आ ही गई थी। इस बात को सोचकर वह कहने लगता है कि अब तू यहाँ पर क्यों आई है, क्या रह गया अब तेरा। तो उसके बाद जो कविता होती है वो एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आती है और कहने लगती है कि पिताजी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और कैसे भी करके मुझे अब अपने पास रख लो, क्योंकि जो चेतन है वो काफी दिन का मुझे छोड़कर भाग चुका है और मैं तो काफी दिनों से मजदूरी करके रह रही थी, लेकिन अब जब ये बच्चा हो गया है तो उसके बाद अब मैं कैसे मजदूरी पर जाऊं, क्योंकि इसकी भी तो देखरेख करनी होती है। मैं भूखी मर रही हूं, मेरे पास कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं है। अब पिता जब इस बात को सुनता है तो उसके बाद वह समझ जाता है कि चेतन ने उसे धोखा दे दिया है और अब उसके बाद उसकी जिंदगी ऐसे ही व्यतीत होगी। इसी वजह से यहाँ पर जो पिता होता है वो थोड़ी देर को सोचता है, लेकिन सोचने के बाद कहता है कि देख बेटी तूने अपने हिसाब से चुना था और यहाँ पर तेरे लिए कोई भी जगह नहीं है। बेटी बार बार पैर पकड़कर रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अपने घर के अंदर रख ले, लेकिन पिता धक्के देकर उसे वहां से निकाल देता है और कहता है कि चली जाए यहाँ से, मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है। बेटी पैरों को पड़ती है, लेकिन फिर भी पिता उसे धकेल देता है और उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर लेता है। अड़ोस पड़ोस वाले जब ये देखते हैं तो वो लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे और इकट्ठा होने के बाद वह लोग भी इसे देखकर अपना मुंह चढ़ा लेते हैं और अपनी नजरें फेर लेते हैं।
जो कविता होती है वह रोते हुए वहां से वापस लौट जाती है, लेकिन गांव का एक भी व्यक्ति उससे नहीं कहता है कि बेटी तू हमारे घर में आ जा और यहां पर रह ले। इधर यह बात उसके पहले पति मनोज को भी पता चलती है और मनोज जब ये देखता है तो उसके बाद उसे वो पल याद आने लगते हैं जब उसने और कविता ने एक साथ समय बिताया था, और इसी वजह से वह उसे ढूंढता ढूंढता उसके पास तक पहुंच जाता है। कविता जो कि एक शहर के अंदर एक छोटे से मकान में रहा करती थी, जो कि किराए का मकान था, और उस मकान के अंदर कुछ भी नहीं था, यानी कि वो छोटा सा कमरा था और उस कमरे के अंदर ज्यादा कुछ नहीं था, एक बिस्तर था और उसी बिस्तर पे वो अपने बच्चे के साथ काफी ज्यादा दयनीय स्थिति में लेटी हुई थी, क्योंकि अब वह मांगकर खाया करती है, उसके पास पैसे तो है नहीं, ना वह कमा सकती है, तो इसी वजह से वह मजबूर है यहाँ पर रहने के लिए। मनोज जो होता है जैसे उसके पास जाता है और वह मनोज को देखती है तो एकदम से उसके सामने भी हाथ जोड़ती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैं करूँ तो क्या करूँ, इस बच्चे के लिए मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ। मनोज जो होता है वो कहता है कि ठीक है कविता, अगर तुम इस बच्चे के लिए परेशान हो ना, तो जितने दिन तुम्हारे बच्चा ऐसा होता है कि जब तुम काम पर जा सको उतने दिनों में तुम्हारी मदद कर देता हूं और मैं खुद तुम्हारी देखरेख करूंगा। यहाँ पर जो मनोज होता है वह उसकी देखरेख तो करता है, लेकिन सभी के सामने अपनाने से उसे हिचकता है, क्योंकि ये सारी बातें उसके गांव में भी पता चल गई थी, क्योंकि मनोज की पत्नी ने जब उसे छोड़ दिया था तो उसके बाद ये चर्चा का विषय बन जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर रहकर वह इंसानियत के नाते उसकी मदद करता है, और जैसे ही 3 साल का उसका बेटा होता है तो उसके बाद कहता है कि देखो अब तुम्हारा बेटा ऐसा तो हो गया है कि तुम काम धंधा कर सको और इससे आगे अब तुम ही देख सकती हो, क्योंकि दोबारा से गांव में पता चल गया था और उसके घर वालों ने उसे धमकाकर बुला लिया था, कहा था कि अगर तुम्हें शादी करनी है तो हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे, लेकिन मनोज मना कर देता है, कहता है कि नहीं शादी वगैरह नहीं करनी, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, मैं तो केवल इस वजह से मदद कर रहा था। तो दोस्तों आज तक भी जो कविता है वह अपने बच्चे को अकेली रहकर पाल रही है, और चेतन का आज तक भी कोई अता पता नहीं है। उसने पुलिस में भी कंप्लेंट करवाई है, लेकिन पुलिस वाले उसे ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। ऊपर से कविता की कहानी जिसको भी पता चलती है तो वो उसको धुतकारते हैं और इससे ज्यादा उसके साथ कोई भी सहानुभूति नहीं दिखाते हैं। ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।